हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं मार्वल की रिलीज होने वाली एक और मूवी डेडपूल के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो चलिए अब और ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है डेडपूल नाम के ही एक सुपर हीरो से, जो एक टैक्सी में पीछे वाली सीट पर बैठकर कहीं जा रहा होता है, मगर वो पीछे की सीट से आगे आकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है, ये बोलकर कि उसे पीछे की सीट पर घुटन महसूस हो रही थी। कुछ दूर साथ जाने के दरमियान पूल और टैक्सी ड्राइवर दुपेंद्र में दोस्ती भी हो जाती है। तभी पूल की नजर सामने रखी एक फोटो पर जाती है, जो कि एक लड़की की तस्वीर थी। ये वो लड़की थी जिसे दुपेंद्र बहुत प्यार करता था, मगर दुपेंद्र उस लड़की को कभी ये बता नहीं पाया था, क्योंकि दुपेंद्र के कुछ बोलने से पहले ही दुपेंद्र के कजन ने उस लड़के से शादी कर ली थी। खैर, ये तो थी दुपेंद्र की कहानी। वहीं अगर पूल की बात करें तो पूल भी किसी आदमी से हिसाब बराबर करने जा रहा था, जिसके लिए उसने सालों तक इंतजार किया था, क्योंकि उस आदमी ने पूल को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। तभी देखते हैं पूल जब अपना मास्क हटाता है तो उसकी शक्ल उबली हुई गोभी की तरह दिख रही थी, बिल्कुल डरावनी। मगर रुकिए, आप लोग ये जानने के लिए जरूर बेकरार हो रहे होंगे कि फिल्म की कहानी डेडपूल से ही कैसे शुरू हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने डेडपूल को सुपर हीरो कैसे बना ये तो देखा ही नहीं। तो मैं तो बोलूंगी सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि अभी तो बस मूवी शुरू हुई है। हाँ, तो कहाँ थे हम। डेडपूल अपना सुंदर चेहरा दुपेंद्र को दिखाता है, जो बिल्कुल डरावनी दिख रही थी। आगे अब हमें उस आदमी को भी दिखाया जाता है जिसने पूल का हुलिया बिगाड़ा था, और उसका नाम फ्रांसिस है। फ्रांसिस एक जगह पर किसी इंसान से किसी तरह का डील करने आया था, और डील करने के बाद फ्रांसिस अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। वैसे फ्रांसिस जिस आदमी से मिलने आया था वो तो इंसान था, मगर फ्रांसिस की बात करें तो वो इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट था। दोस्तों, म्यूटेंट उसे बोला जाता है जिसमें किसी खास तरह की खूबियां या शक्तियां होती हैं। आपको बता दो, म्यूटेंट पर एक पूरी फिल्म की सीरीज भी बनी हुई है एक्स-मैन के नाम से। तो अगर आप उस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताना। इधर रास्ते में जाते वक्त पूल को याद आता है उसने तो अपने गोले बारूद का बैग घर पर ही छोड़ दिया है, इसलिए अब उसे मात्र 12 गोलियों से ही काम चलानी थी, जो उसके पास पहले से ही मौजूद थी। इसके बाद पूल टैक्सी को ब्रिज पर रुकवाकर बिना टैक्सी का भाड़ा दिए वहां से चला जाता है, ये बोलकर कि उसके कपड़े में पॉकेट नहीं है वॉलेट रखने के लिए। बाद में पूल ब्रिज पर ही बैठकर फ्रांसिस के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद फाइनली फ्रांसिस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर पूल ब्रिज से सीधा उन लोगों की गाड़ी पर ही छलांग लगा देता है और सभी के साथ बहुत ही खतरनाक एक्शन दिखाते हुए फाइट करना शुरू कर देता है। साथ ही फाइट करने के दरमियान वो सभी से फ्रांसिस के बारे में भी पूछ रहा होता है, पर किसी को भी फ्रांसिस के बारे में नहीं पता था। कुछ देर ब्रिज पर एक्शन दिखाने के बाद पूल सभी को उन 12 गोलियों से ही मारना शुरू कर देता है। तभी देखते हैं इस दरमियान जब पूल को गोलियां लगती है तो उसके जख्म खुद ब खुद ही ठीक हो रहे थे। इसके बाद ब्रिज पर ही कुछ देर फाइट कर पूल सभी को मार देता है, मगर इसी बात का फायदा उठाकर फ्रांसिस वहां से भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता, क्योंकि पूल उसे देख लेता है और तलवार फेंक कर उसे रोक देता है और वहां जाकर फ्रांसिस को मारने लगता है। कुछ देर तक फ्रांसिस को मारने के बाद पूल अपनी तलवार फ्रांसिस के आर पार कर देता है। इसके बाद फाइनली जाकर पूल फ्रांसिस को अपने बारे में बताता है कि वो कौन है। साथ ही पूल फ्रांसिस को अपनी डरावनी शक्ल दिखाकर उसे भी ठीक करने बोलता है, क्योंकि फ्रांसिस ने पूल को वैसा बना दिया था। लेकिन इतने में वहाँ पर एक्स-मैन के कुछ लोग पहुँच जाते हैं और पूल को फ्रांसिस को मारने से रोकने लगते हैं। वैसे ये एक्स-मैन यहाँ तक इसलिए पहुँच गए थे क्योंकि उन्हें न्यूज से पता चल गया था कि डेडपूल किसी ब्रिज पर हंगामा कर रहा है। यहाँ आकर वो एक्स-मैन, जिसका नाम कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड है, वो दोनों फ्रांसिस और पूल को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर डेडपूल एक्स-मैन के साथ जाने से मना कर देता है। वो तो बस फ्रांसिस को सजा देना चाहता था, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान था। मगर कोलोसस डेडपूल को अपनी टीम में शामिल हो जाने बोलता है और अपनी शक्तियों को बेहतर इस्तेमाल करने की सलाह देता है। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी इस बात का फायदा उठाकर
फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर डेडपूल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कोलोसस को ही मारना शुरू कर देता है। मगर उसके वार से कोलोसस को तो कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा डेडपूल के दोनों हाथ एक पैर तक टूट जाते हैं, क्योंकि कोलोसस पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ था। इसके बाद कोलोसस डेडपूल को जंजीर में बांधकर ले जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त डेडपूल का हाथ फिर से ठीक हो जाता है। इसलिए अब डेडपूल खुद ही अपना एक हाथ काट कर ब्रिज से छलांग लगा देता है और एक कचरे वाले ट्रक पर गिरकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद यही से सोचते हुए कहानी 2 साल पहले की दिखाई जाती है, जब पूल एक साधारण इंसान था और उसका नाम वेड विल्सन है। वेड उस वक्त पैसे लेकर लोगों की हड्डियां तोड़ता और कमजोरों की मदद करता था। वहीं अगर किसी पर दया आ जाती तो वो बिना पैसों के ही उसकी मदद कर देता। वैसे वेड का एक फ्रेंड भी है, बक, और बक सिस्टर मार्गरेट नाम के एजेंसी का ऑनर है। ये वही एजेंसी है जहाँ वेड को लोगों को बचाने का काम मिलता था और इसी जगह पर हर तरह के गुंडे बदमाश पाए जाते हैं। इसलिए वेड अक्सर वहाँ जाता और लोगों की हड्डियां तोड़कर पैसे कमाता। साथ ही इस जगह पर एक गेम भी खेली जाती है डेडपूल के नाम से, जहां लोगों के मरने पर पैसे लगाते थे। यहीं पर वेड की मुलाकात वनेसा नाम की लड़की से होती है, जो कुछ ही देर में बात करते हुए वेड की अच्छी दोस्त भी बन जाती है। इसके बाद दोनों एक साथ रहने भी लगते हैं। कुछ दिन साथ बिताने के बाद दोनों शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक दिन वेड बेहोश होकर गिर जाता है। जब वनेसा और वेड डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो वेड को पता चलता है कि उसे कैंसर है, जो अब लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था। ये सुनकर पहले तो वेड को विश्वास नहीं होता, फिर उसे वनेसा की चिंता सताने लगती है। पर वनेसा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अभी से ही वो वेड की केयर करने में लग जाती है, क्योंकि जितने भी दिन बचे थे वनेसा वेड के साथ ही बिताना चाहती थी। मगर वेड ऐसा नहीं चाहता था। वो किसी तरह खुद को ठीक करना चाहता था ताकि वो अपनी पूरी लाइफ वनेसा के साथ बिता सके, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वेड जब अपने दोस्त के साथ बैठकर इस बारे में बात ही कर रहा था, तभी उसका दोस्त वक्त वेड को एक आदमी का कार्ड दिखाता है, जो काफी देर से वहीं पर बैठकर वेड के आने का इंतजार कर रहा था। वेड जब उस आदमी से मिलता है तो पता चलता है वो आदमी किसी संस्था से आया था जो वेड की मदद करना चाहता था। उसका कहना था वो वेड के कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, बल्कि उससे बढ़कर ऐसी शक्तियाँ भी दे सकता है जिसके बारे में वेड ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैसे वो आदमी वेड की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था वेड पहले स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर रह चुका है और दुनिया को ऐसे अद्भुत सैनिकों की बहुत ही जरूरत थी। इसलिए वो आदमी वेड को बचाकर सुपर हीरो बनाना चाहता था, लेकिन वेड को लगता है वो आदमी फेंक रहा है, इसलिए वेड उसके ऑफर को रिजेक्ट कर वहाँ से चला जाता है। रात में जब वेड घर पर था तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे रह कर उस आदमी की बातें याद आ रही थी, इसलिए अब वेड रात में ही घर से निकल जाता है। उस वक्त में जब वनेसा सो रही थी, बाहर आकर वेड उस आदमी से भी कांटेक्ट करता है, क्योंकि उस आदमी का कार्ड अभी भी वेड के पास ही था। तभी अगले सीन में देखते हैं वेड को किसी ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। अंदर जाते वक्त देखते हैं उस जगह पर और भी बहुत सारे लोग थे जिनका किसी न किसी तरह से इलाज चल रहा था। इधर एक कमरे में लाकर वेड को इलाज के लिए सुलाया जाता है और उसके पूरे शरीर को बांध दिया जाता है। तभी हम देखते हैं वेड का इलाज करने वही फ्रांसिस आया था। वो यहाँ आकर वेड को एक इंजेक्शन देता है, जिससे वेड को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। बाद में फ्रांसिस भी बताता है उसका नाम एजेक्स है और वही इस जगह को चलाता है। साथ ही फ्रांसिस ये भी बताता है कि वो जो इलाज करने वाला है उससे वेड को हद से ज्यादा तकलीफ होने वाली थी, इसलिए वो वेड को इसके लिए तैयार रहने बोलता है। दरअसल फ्रांसिस वेड को जो इंजेक्शन दिया था वो वेड के डीएनए में मौजूद म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट करने वाली थी और इसी प्रक्रिया में फ्रांसिस वेड को हद से ज्यादा तकलीफ देने वाला था। बाद में पता चलता है फ्रांसिस और उसकी सेक्रेटरी एंजल को भी शक्तियाँ ऐसे ही मिली थी, जिससे एंजल पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और फ्रांसिस को कोई दर्द महसूस ही नहीं होने लगा था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो सीरम
जिसे वेड के अंदर डाला गया था वो हर किसी पर अलग अलग असर करती थी। बाद में ये सभी बातें बताकर फ्रांसिस वहाँ से चला जाता है। तभी अगले सीन में देखते हैं वेड पर हर तरह का टॉर्चर किया जाने लगता है। टॉर्चर करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वेड के डीएनए में मौजूद सारे म्यूटेंट एक्टिवेट ना हो जाएं। पर वो म्यूटेंट एक्टिवेट ही नहीं हो रही थी। इसी दरमियान वेड को ड्राई क्लीनिंग टैंक से पता चलता है एजेक्स का असली नाम फ्रांसिस है। मगर ये बात फ्रांसिस को बहुत ही गुस्सा दिला देती है क्योंकि वो किसी को भी अपना रियल नाम नहीं बताता था और इसी वजह से अब फ्रांसिस वेड को हद से ज्यादा तकलीफ देने के लिए उसे एक मशीन में डाल देता है। इसके बाद फ्रांसिस यहाँ पर बताता है अगर ये मशीन वेड को म्यूटेंट नहीं बनाया तो वेड इस प्रोसेस के बाद मारा जाएगा। साथ ही फ्रांसिस यहाँ पर ये भी बताता है कि वो इस जगह पर किसी को सुपर हीरो नहीं बनाता बल्कि वो लोगों को सुपर गुलाम बनाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो सभी की गर्दन पर एक कंट्रोलर कॉलर लगाकर एक रईसजादे को नीलामी में बेच देता है जो उससे कुछ भी करा सकता था, जैसे कि मासूमों को डराना, उनकी हत्या करना और भी बहुत कुछ। ये सारी जानकारी देने के बाद फ्रांसिस मशीन को बंद कर मशीन के अंदर से सारे ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, जिस कारण वेड को सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं और फिर देखते ही देखते उसका शरीर अजीब सा आकार लेने लगता है। कुछ देर बाद जब फ्रांसिस वहां आता है तब तक वेड पूरी तरह से बदल चुका था। इसके बाद फाइनली फ्रांसिस वेड को बताता है वो पूरी तरह ठीक हो चुका है क्योंकि अब उसके सारे म्यूटेंट सेल्स हर बीमारी को खुद ही ठीक कर सकती थी। वहीं वेड के शरीर में जो साइड इफेक्ट्स हुए थे फ्रांसिस उसे भी ठीक कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करने वाला था। ऊपर से वो वेड को और भी दर्द देने वाला था, इसलिए नहीं कि इसकी कोई जरूरत थी बल्कि इसलिए क्योंकि फ्रांसिस को ऐसा करने में मजा आने वाला था। ये बात सुनकर वेड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए जब एंजल वेड को ले जाने के लिए जैसे ही उसके पास आती है वेड अपने सिर से जोर से उसे मारता है और उसके मुंह से माचिस की तिल्ली को ले लेता है। इधर चोट खाकर एंजल को गुस्सा तो आता है मगर उसे फ्रांसिस रोक देता है और वहाँ से चला देता है। साथ ही फ्रांसिस भी वहाँ से चला जाता है। इधर एंजल माचिस की तिल्ली पर गौर नहीं करती और दूसरी तिल्ली मुंह में डालकर वहाँ से चली जाती है। तभी क्या देखते हैं फ्रांसिस के वहाँ से जाते ही वेड भी मुंह से तिल्ली को निकालकर उसे उंगलियों से जला देता है और ऑक्सीजन वाली जगह पर फेंक देता है, जिसके बाद तो जैसे ही वो चिंगारी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है वह जोर का धमाका होता है और पूरी जगह पर आग लग जाती है। ये देखकर जब फ्रांसिस वहां आता है तो वेड उस पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर कुछ देर फाइट करने के बाद फ्रांसिस वेड को मारकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद तो देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। कुछ देर बाद जब सब कुछ राख हो जाता है तभी देखते हैं वेड अभी भी जिंदा था और तो और उसके सारे जख्म भी भर चुके थे, मगर ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं था। उसे चिंता थी तो सिर्फ वनेसा की, इसलिए वो तुरंत ही वनेसा से मिलने पहुंच जाता है, मगर वो वनेसा के सामने नहीं आ पाता क्योंकि उसे डर था। वेड के चेहरे को देखकर वनेसा भी उसे दूर न भागने लगी क्योंकि उसके आसपास के जो भी लोग वेड को देख रहे थे उन्हें वेड से घृणा हो रही थी। इसलिए अब वेड जाकर अपने दोस्त से मिलता है और उसे अपनी सारी बात बता देता है। इसलिए अब बक वेड को एक मास्क पहनने की सलाह देता है ताकि वो अपनी पहचान छुपा कर ही अपने दुश्मनों से बदला ले सके। साथ ही बक वेड का नया नाम भी बताता है, डेडपूल, जो उसके ही गेम का नाम था। बक ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वेड सभी से छुपा रहे क्योंकि फ्रांसिस को लग रहा था वेड मर चुका है। इसके बाद से अब वेड एक व्हाइट कलर का सूट तैयार कर फ्रांसिस को ढूंढना शुरू कर देता है क्योंकि एक वही था जो वेड को पूरी तरह ठीक कर सकता था। मगर ढूंढने के दौरान जब वेड को गोलियां लगती तो उससे वेड को तो कुछ नहीं होता, मगर उसके खून से व्हाइट सूट जरूर रंगीन हो जाती। इसलिए जब वेड उसे धोने गया तो एक अंधी बुढ़िया उसे सलाह देती है लाल कपड़े पहनने का ताकि खून के धब्बे उसमें पता न चल पाए। इसके बाद तो वेड वैसा ही करता है और इसी तरह वो अपना लाल सूट तैयार कर सभी को मारना और फ्रांसिस को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन कोई भी फ्रांसिस के बारे में नहीं जानता था। जानता भी कैसे? फ्रांसिस अपना नाम सभी से छुपाए हुए जो था। इसलिए वेड उसी एजेंट के पास पहुंच जाता है जो वेड से मिलने आया था।
पर वो भी वेड को देखकर भागने लगता है, इसलिए वेड उसे भी मार देता है और फिर यहीं से वेड दुपिंदर की टैक्सी में बैठकर चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अब चलते हैं प्रेजेंट में, जब कॉलोसस से छुड़ाकर वेड एक ट्रक पर कूद जाता है और वहाँ से सीधा अपने घर आता है जहाँ वो भाड़े पर रहता था। तभी देखते हैं उस घर की ऑनर वही अंधी बुढ़िया थी जिसने वेड को रेड कॉस्ट्यूम पहनने की सलाह दी थी। घर आकर वेड अपने कटे हुए हाथ को सही सलामत हो जाने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि अभी तक उसका हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, जिस वजह से अभी उसका हाथ एक बच्चे की तरह दिख रहा था। दूसरी तरफ बक को देखते हैं जो अपने क्लब में बैठा था। तभी वहाँ पर फ्रांसिस भी एंजल के साथ आकर वेड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वहाँ पर तो बक उसे कुछ नहीं बताता, मगर फ्रांसिस की नजर जरूर वेड की फोटो पर पड़ जाती है जिसमें वनेसा भी थी। इसलिए फ्रांसिस बक को छोड़कर सीधा वनेसा को ढूंढने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो समझ गया था वनेसा ही वेड की गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये बात सुनकर बक वेड को फोन कर सारी बात बता देता है और फिर दोनों ही वनेसा को ढूंढते हुए एक क्लब में चले जाते हैं जहाँ वनेसा अब बार डांसर का काम करने लगी थी। लेकिन वेड जैसे ही वनेसा के सामने आता है वो फिर से खुद को छुपाकर बाथरूम में चला जाता है और वनेसा के सामने आने के लिए हिम्मत जुटाने लगता है, क्योंकि अभी बात वनेसा की थी जिसे बचाना जरूरी था। लेकिन इतने में एक बार का आदमी वनेसा को आकर बताता है कि उसे कोई बाहर ढूंढ रहा है जो उसके पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर वनेसा बाहर आकर देखती है तो उसे लगता है वो वेड है, पर इतने में फ्रांसिस उसके सामने आ जाता है। ये देखकर जब वनेसा भागने लगती है तभी पीछे से एंजल भी आकर वनेसा को मारकर बेहोश कर देती है। इधर क्लब में जब वेड बाथरूम से बाहर आता है तो वहाँ पर वनेसा नहीं थी, इसलिए अब वेड वक से पूछता है तो पता चलता है वक ने भी अभी उसे बाहर जाते देखा है। ये सुनकर जब वेड बाहर आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी वेड की नजर वनेसा के पर्स पर जाती है जो वहीं पर गिरी हुई थी। ये देखकर वेड भी समझ आता है फ्रांसिस ने उसे किडनैप कर लिया है। इसके बाद तो अब वेड को भी समझ नहीं आ रहा था फ्रांसिस उसे कहाँ लेकर गया है। लेकिन इतने में वेड के मोबाइल पर वनेसा का मैसेज आता है जिसे फ्रांसिस ने भेजा था और वो वेड को कहीं मिलने के लिए बुलाता है। मैसेज पढ़कर अब वेड भी एक बैग में फिर से बहुत सारे बंदूक भरकर फ्रांसिस से मिलने के लिए अकेले जाने लगता है, मगर जाने से पहले वेड कॉलोसस के पास आता है उसकी मदद लेने के लिए, ये बोलकर कि अगर कॉलोसस उसकी मदद करता है तो वेड उसकी टीम में शामिल हो जाएगा। जिसके बाद तो वेड कॉलोसस और वारहेड दोनों को भी अपने साथ ले जाने लगता है। बाद में वेड दुपिंदर की टैक्सी में बैठकर फ्रांसिस के बताए हुए जगह पर जाने लगता है। कुछ देर बाद उस जगह पर पहुंचकर जैसे ही तीनों टैक्सी से उतरकर फ्रांसिस के पास जाने लगते हैं तभी नेगासोनिक को ध्यान आता है पूल ने अपना हथियार वाला बैग इस बार टैक्सी में ही छोड़ दिया है। ये सुनकर वेड फिर से दुपिंदर को कॉल करता है, मगर फोन रिसीव करने के चक्कर में गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसलिए इस बार अब पूल को सिर्फ अपने दोनों तलवारों से ही काम चलानी पड़ती है। इसके बाद जैसे ही वेड आगे बढ़ता है फ्रांसिस के लोग तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। बाद में एंजल भी वहां आकर कॉलोसस से फाइट करना शुरू कर देती है। कुछ देर फाइट करने के बाद वेड की नजर ऊपर वनेसा पर जाती है जिसे फ्रांसिस पकड़े हुए था, इसलिए वेड नेगासोनिक की मदद से एक ही झटके में ऊपर फ्रांसिस के पास भी पहुंच जाता है। लेकिन फ्रांसिस इस बार वनेसा को एक बॉक्स में बंद कर देता है जिससे वनेसा को सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। बाद में फ्रांसिस जाकर खुद ही वेड से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन फाइट के दरमियान वेड अपना एक तलवार फेंक कर शीशे में छेद कर देता है जिस कारण वनेसा को ऑक्सीजन मिलने लगती है। इधर कुछ देर दोनों के बीच फाइट होने के बाद वेड फिर से फ्रांसिस से मार खाने लगता है। ये देखकर वनेसा भी शीशे में फंसे तलवार की मदद से अपने हाथ को खोल लेती है और फिर बॉक्स से बाहर आकर फ्रांसिस पर हमला कर देती है। लेकिन फ्रांसिस को इससे कुछ नहीं होता क्योंकि उसे तो कोई भी दर्द महसूस ही नहीं होता था। दूसरी तरफ एंजल भी कॉलोसस पर भारी पड़ने लगती है। ये देखकर अब नेगासोनिक अपनी पूरी शक्ति से पूरी जगह को तबाह कर देती है जिस कारण वो जगह पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। साथ ही ऊपर की छत भी गिरने लगती है जहाँ पूल और फ्रांसिस फाइट कर रहे थे। लेकिन गिरते वक्त वेड वनेसा को शीशे वाले बॉक्स में ही डाल देता है जिसके बाद पूरी की पूरी छत ही गिर जाती है
अगले सीन में देखते हैं कोलोसस एक बड़े से पत्थर को हटाकर वनेसा को बाहर निकालता है। तभी वनेसा देखती है वेड भी ठीक ठाक है, पर उसी वक्त फ्रांसिस फिर से वहां आकर वेड से लड़ना शुरू कर देता है। मगर कुछ देर फाइट करने के बाद वेड इस बार फ्रांसिस को उसका चेहरा ठीक करने के लिए बोलता है। मगर यहाँ पर फ्रांसिस बताता है वेड को ठीक करने का अब कोई तरीका नहीं है, उसने तो बस झूठ बोला था। ये सुनकर वेड को और भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो गन निकालकर फ्रांसिस को मारने लगता है। पर इस बार कोलोसस वेड को एक बार फिर से फ्रांसिस को छोड़ देने के लिए बोलने लगता है, पर इस बार वेड कोलोसस की एक नहीं सुनता और सीधा फ्रांसिस के सर पर ही गोली मार देता है। वेड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोलोसस जो भी बातें वेड को समझाने की कोशिश कर रहा था सब वेड के ऊपर से जा रही थी। खैर, इसके बाद अब वनेसा वहाँ पर आकर वेड पर गुस्सा होने लगती है, साथ ही वो उसके छोड़कर जाने का रीजन भी पूछने लगती है। तो वेड भी उसे सारी बात बता देता है। साथ ही जब वनेसा उसका मास्क हटाती है तो पहले तो वनेसा भी उसे देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो वेड के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं कोलोसस और नेगोसोनिक भी वहाँ से चले जाते हैं, पर जाते जाते वो वेड को एक्स-मैन में शामिल करवाने का चैलेंज भी देकर जाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। जाते जाते चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। कीप वॉचिंग। जय हिंद।